हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। मैं मनोज राजेरा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे आईआईटी जेम के बारे में। तो आज का जो सेशन है वो ज़्यादा लाभप्रद रहेगा उन विद्यार्थियों के लिए जो अभी बीएससी कर रहे हैं, जो फर्स्ट ईयर में हैं, सेकेंड ईयर में हैं या फाइनल ईयर में, और अच्छी जगह से वो एमएससी करना चाहते हैं, तो उनके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहेगा। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा आईआईटी जेम 2024 है क्या चीज़, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं को आईआईटी जेम क्या है इसके बारे में भी पता नहीं। दूसरी चीज़, कुछ विद्यार्थियों को पता है तो उनको ये नहीं पता कि एलिजिबल कब होंगे, इसका एग्ज़ाम कब होता है, फॉर्म कब भरे जाते हैं, सिलेबस क्या है। ठीक है, तो इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि मैंने आईआईटी दिल्ली से एमएससी की है, यानी आईआईटी जेम का पेपर क्वालिफाई कर 2015 में मैंने आईआईटी जेम का पेपर क्वालिफाई किया था। इस समय पहली बार ऑब्जेक्टिव पेपर हुआ था। इससे पहले आईआईटी जेम के जो एग्ज़ाम थे वो सब्जेक्टिव हुआ करते, इसलिए मैंने आईआईटी जेम को काफ़ी करीब से देखा है। 2 साल मैंने आईआईटी बिताए हैं, वहाँ से एमएससी की है। तो मुझे लगता है इनके बारे में मैं ज़्यादा आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगा कि क्या चीज़ें होती हैं, कैसे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं आईआईटी जेम 2024। जेम की फुल फॉर्म होती है जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर। मास्टर बोलते हैं अपन मास्टर डिग्री को, एमएससी है, मास्टर इन साइंस, एमए, मास्टर इन आर्ट्स। तो जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर की फुल फॉर्म है। एक आपने नाम सुना होगा, जब 12th के बाद हम करते हैं आईआईटी जेई, यानी जॉइंट एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम। तो 12th के बाद आईआईटी से बीटेक करने का मौका मिलता है। अगर आप वहाँ पर चूक जाते हो तो बीएससी के बाद एक बार वापस से आपको मौका मिलता है, आईआईटी जेम के थ्रू अपन आईआईटी से एमएससी कर सकते हैं, एमएससी एमटेक कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड पीएचडी कर सकते हैं। तो ये आपके पास और मौके मिलते हैं बीएससी के बाद। इसी प्रकार अगर आप एमएससी कहीं दूसरी इंस्टीट्यूट से करते हो तो आप पीएचडी भी कर सकते हो आईआईटी से। तो आपके पास 3 मौके मिलते हैं, 12th के बाद, एक ग्रेजुएशन के बाद यानी अंडर ग्रेजुएट के बाद, एक आपके पास पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी आपको मौका मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आईआईटी जेम जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स, यानी आईआईटी जेम का एग्ज़ाम क्या होता है। तो मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ, मैंने देखा कि बहुत से विद्यार्थियों को से पूछा जाता है कि आगे क्या करोगे, तो उनको यही नहीं पता है कि अपन बीएससी के बाद क्या करना है। कुछ विद्यार्थी बोलते हैं सर एमएससी करेंगे, कहाँ से करेंगे, इसी कॉलेज से करेंगे या प्राइवेट कॉलेज से करेंगे, क्योंकि उनको जागरूकता ही नहीं है कि एमएससी कहाँ कहाँ से होती है, क्या क्या होती है। सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे कि आईआईटी जेम का है क्या चीज़ और यहाँ से एमएससी करने के क्या क्या फ़ायदे। उसके बाद हम देखेंगे कि आईआईटी जेम का जो पूरा का पूरा सिस्टम क्या रहता है, किस प्रकार क्या प्रोसेस है, ताकि हम आईआईटी में पहुँच सकें। तो उससे पहले मैं बता देता हूँ कि आईआईटी जेम 2024 है वो आईआईटी मद्रास है ऑर्गेनाइज कर रही है। बार का एग्जाम आईआईटी मद्रास कर रही है। इससे पहले शायद 2016 में भी जो एग्जाम ऑर्गेनाइज किया था वो आईआईटी मद्रास ने ही किया था। तो इस बार उन्होंने क्या किया, आईआईटी मद्रास ने एक पूरा पोस्टर लॉन्च किया, जिसमें उन्होंने सारी चीजें कवर करने का प्रयास किया है कि अबाउट जेम 2024 का जो जेम का पेपर है उसके बारे में बताया क्या है। उसके बाद हु कैन अप्लाई, कौन अप्लाई कर सकता है, हु इज एलिजिबल फॉर एडमिशन, एडमिशन के लिए एलिजिबल कौन है। उसके बाद हम बात करें तो कहाँ कहाँ पर इसके सेंटर हैं। उसके बाद हम बात करें कब होगा एग्जाम, रिजल्ट कब आएगा, ऑनलाइन एग्जाम कब होगा, अप्लीकेशन फीस कितनी है और कैसे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो सारी चीज़ों को उन्होंने एक पोस्टर के माध्यम से बता दिया है ताकि हमारे सारे के सारे डाउट हैं वो क्लियर हो। तो हम 1 बाय 1 करके चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करें कि एमएससी, अगर आप बीएससी के बाद हायर स्टडी एमएससी करना चाहते हो तो पहला दिमाग में आपके क्वेश्चन ये आना चाहिए कि एमएससी सर क्यों करनी है। दूसरी चीज आपके दिमाग में आता है कि एमएससी कहाँ कहाँ से कर सकते हैं। मैं पहले क्वेश्चन का आपको जवाब देना चाहूंगा कि एमएससी क्यों करनी है और किसी करनी चाहिए। एमएससी क्यों करनी है और किसे एमएससी करना चाहिए। अगर आप स्कूल एजुकेशन में आते हो या आप कॉलेज एजुकेशन में आते हो, या मैं कहूँ आप पढ़ करके फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड टीचर बनना है आपको,
फर्स्ट सेकंड ग्रेड के लिए तो फिर भी एमएससी की जरूरत नहीं है। अगर आपको फर्स्ट ग्रेड टीचर बनना है या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो फर्स्ट ग्रेड के लिए एलिजिबिलिटी क्या है आपकी, आपकी एमएससी होनी चाहिए यानी पीजी होनी चाहिए, साथ में आपकी बीएड होनी चाहिए। तो बीएड प्लस एमएससी किया हुआ विद्यार्थी ही फर्स्ट ग्रेड का अध्यापक बन सकता है। तो अगर आपको फर्स्ट ग्रेड में जाना है तो आपको एमएससी करनी पड़ेगी। दूसरी चीज, अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है यानी कॉलेज में लेक्चरर बनना है तो उसके लिए आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो है नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो उसके लिए भी आपको एमएससी करनी ही पड़ेगी। एमएससी के बाद ही हम नेट का एग्जाम दे सकते हैं, या मैं बोलूं एमएससी के साथ दे सकते हैं, लेकिन नेट का जो आपका सर्टिफिकेट है वो तभी मान्य होगा जब आपकी एमएससी कंप्लीट हो जाती है। उसके अलावा अगर आप पीएचडी करना चाहते हो तो आपको एमएससी के बाद ही पीएचडी होगी, तो आपको एमएससी करनी पड़ेगी। तो ये तो बात थी कि एमएससी किस किस को जरूरत है और किस किस को करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि एमएससी है वो कहाँ कहाँ से होती है। एमएससी इन मैथमेटिक्स, मैं यहाँ पर जो भी बात करूँगा वो मैथमेटिक्स को ध्यान में रख के करूँगा। फिजिक्स में और भी इंस्टीट्यूट है जैसे बार्क वगैरह होती है, तो अलग अलग इंस्टीट्यूट है। मैं मैथ्स का यहाँ पर मेनली फोकस करूँगा। तो सबसे बात करें हम पहले तो एमएससी के अंदर जो एग्जाम लगता है सबसे बड़ा एग्जाम उसको बोलते हैं आईआईटी। आईआईटी जेम के एग्जाम के थ्रू हम जितनी भी आईआईटीज हैं, एनआईटीज हैं, आइजर है या आईसी बेंगलोर है, इन सभी जगह से हमें एमएससी करनी है। कुछ आईआईटी और आइजर हैं वो इंटीग्रेटेड एमएससी भी कराते हैं यानी एमएससी प्लस पीएचडी भी कराते हैं। तो यहाँ से हम कर सकते हैं आईआईटी से। के अलावा एनआईटी या मैं बात बोलूँ आइजर या आईआईएससी बेंगलोर है ना, आइजर हैं, और भी कुछ इंस्टीट्यूट हैं, इनसे हम एमएससी कर सकते हैं। ठीक है ना। आईआईटी एक इंस्टीट्यूट का नाम है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी एक प्रकार से संस्था है। जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी हो गई अपने यहाँ पर, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत सारे कोर्स करवाती है। इसी प्रकार आईआईटी है, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। ये आपको एमएससी भी कराती है, बीटेक भी कराती है, एमटेक भी कराती है, पीएचडी भी कराती है, बहुत सारी चीजें करवाती है। तो आईआईटी जेम के माध्यम से हम यहाँ इन अच्छी अच्छी इंस्टीट्यूट से हम क्या कर सकते हैं, एमएससी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो एग्जाम होता है क्या होता है, इस अभी CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो अभी 2 साल पहले से शुरू हुआ है, उससे पहले जो CUET का एग्जाम होता था उस वहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, सिर्फ उन्हीं में एडमिशन मिलता था। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान में, जिस किशनगढ़ है, हरियाणा में है, वहाँ पर उनका अलग एग्जाम होता था जिसको हम बोलते हैं CUSET। लेकिन इस बार इन्होंने दो साल पहले इन्होंने CUET एग्जाम है वो शुरू कर दिया है। इसके माध्यम से हम JNU से एमएससी कर सकते हैं, जो BHU है, दिल्ली यूनिवर्सिटीज की कॉलेज हैं, उसके अलावा जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं प्रत्येक राज्य में, लगभग सभी राज्य में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, तो वहां से एमएससी करनी है तो उसके लिए हमें CUET का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो मैं बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट का नाम लिखूँ यहाँ पर, BHU हो गई है, JNU हो गई है, के अलावा मैं बात करूं DU दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई है। तो यहाँ से अगर हमें एमएससी करनी है तो हमें CUET का एग्जाम है वो क्वालिफाई करना पड़ेगा। इससे नीचे की हम बात करें अपने यहाँ पर राजस्थान को ध्यान में रखते हुए, या मैं बोलूँ सभी के लिए जो स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, जो हरियाणा की स्टेट यूनिवर्सिटी है, अपने राजस्थान की स्टेट यूनिवर्सिटी है, तो राजस्थान में जो सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी है और उसका एग्जाम होता है यूराट पीजी। तो इससे हमें राजस्थान यूनिवर्सिटी से एमएससी करने का मौका मिलता है। इसी प्रकार हरियाणा में भी एग्जाम होता है, इसी प्रकार पंजाब में भी होता है, जो स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ। उसके बाद हमारे पास कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी, अगर मैं बात करूँ राजस्थान में लोकल यूनिवर्सिटी है, जैसे जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी है, और भी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं, वहाँ पर डायरेक्ट परसेंटेज बेस एडमिशन होता है, डायरेक्ट कैंपस से एमएससी करने का मौका मिलता है। उसके बाद हम बात करें तो जो लोकल कॉलेजें हैं, जो जिला लेवल पर लोकल कॉलेज हैं, वहां से भी अपन एमएससी कर सकते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट में आती है ओपन यूनिवर्सिटी, जैसे इग्नू है, कोटा ओपन यूनिवर्सिटी है। तो सबसे लास्ट में ये आती है प्राइवेट ओपन यूनिवर्सिटी।
बहुत से विद्यार्थी हैं वो समझते हैं कि अपना तो यहाँ पर हो जाएगा, जैन आनंददास यूनिवर्सिटी हो गई या जैसे अजमेर MDS यूनिवर्सिटी हो गई हैं, इनमें जो MSc होती है वो सबसे बड़ी MSc होती है। क्योंकि बहुत से विद्यार्थियों को अभी तक यही नहीं पता कि RU में MSc के लिए विराट PG एक टेस्ट लगता है, अगर हमें DU से करनी है, BHU से करनी है तो CUET का एग्जाम लगता है, अगर हमें IIT NIT से करना है तो IIT JAM का एग्जाम लगता है। तो इतनी इंस्टीट्यूट है, इतनी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट है जहाँ से आप MSc कर सकते। अब आप कहोगे सर अगर हम प्राइवेट करें या RU से करें या DU से करें या IIT से करें तो क्या डिफरेंस है? वैल्यू तो सभी की सेम है, क्योंकि डिग्री है वो MSc की दे रहे हैं सभी, तो अच्छी जगह से MSc करने का फायदा क्या है? तो इसके बारे में हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक तो आप करोगे जैसे लोकल यूनिवर्सिटीज हैं या मैं बोलूँ लोकल कॉलेज से, एक आप अच्छी यूनिवर्सिटी से करोगे तो पहला तो जो फायदा है कि आपको वहाँ पर जो माहौल है वो ज़्यादा अच्छा मिलने वाला। एक तो आप लोकल में करोगे, मोस्टली जो कॉलेजें हैं लोकल कॉलेज वहाँ पर फैकल्टी नहीं मिलती, जबकि अच्छी यूनिवर्सिटी से करोगे वहाँ पर पूरी फैकल्टी मिलेगी। दूसरी चीज़ यहाँ का जो सिलेबस है वो अलग रहता है नॉर्मली। अगर मैं बात करूँ राजस्थान को स्पेशली, तो वहाँ का सिलेबस है वो नेट के लिए ज़्यादा अच्छा सिलेबस नहीं है, जबकि आप कोई भी स्टेट यूनिवर्सिटी से करोगे तो यहाँ का सिलेबस है वो आपका नेट के सिलेबस को मैच करता है, यानी आपका नेट क्वालिफाई होने में आसानी रहती है। अगर अच्छा माहौल मिलेगा तो वहाँ पर आप अच्छी चीज़ें सीख पाओगे। लोकल कॉलेजों में जो सिलेबस है बुक है वो फिक्स होती है, यहीं से पेपर आना है, जबकि अच्छी यूनिवर्सिटी में फॉरेन राइटर की बुक लगती है तो वहाँ पर आपको सब्जेक्ट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो फायदे बहुत हैं। जब आप फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम देते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देते हो, तो आपकी अगर अच्छी जगह से MSc है तो वो सब्जेक्ट का नॉलेज है वो आपके बहुत ज़्यादा काम आता है। ये नहीं कहता कि आप यहाँ से RU से या लोकल यूनिवर्सिटी से करके अच्छा नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर जो सिलेबस है MSc का वो कुछ ऐसे टॉपिक, अगर मैं बात करूँ स्पेशली राजस्थान की, तो फ्लूइड डायनेमिक्स हो गए हैं, मैकेनिक्स हो गए हैं, जो आपके इसमें नेट के अंदर सिलेबस में नहीं है। तो वहाँ पर आपको वो चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं जो आपके नेट में कम काम आती हैं, जबकि आप यहाँ पर पढ़ोगे तो नेट वाले टॉपिक आपको सभी पढ़ने को मिल जाएंगे MSc के दौरान ही, तो आपके लिए थोड़ा सा ये चीज़ें हैं वो ईजी हो जाती। तो ये यहाँ से अच्छी जगह से MSc करने के कुछ फायदे। अब हम 1 बाय 1 करके चर्चा करते हैं कि अबाउट IIT JAM 2024। JAM 2024 के बारे में, द जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर, यानी मास्टर डिग्री करने के लिए ये एक एडमिशन टेस्ट है जिसके द्वारा हम MSc कर सकते हैं। MSc एक कर सकते हैं, MS मैथमेटिक्स स्टैटिक्स रिसर्च कर सकते हैं, MSc MTech ड्यूल डिग्री कर सकते हैं, जॉइंट MSc PhD कर सकते हैं और MSc PhD ड्यूल डिग्री कर सकते हैं एट द IITs, यानी IIT से कर सकते हैं, फॉर टेकिंग अप साइंस एज ए कैरियर ऑप्शन फॉर द स्टूडेंट। यानी पहली बात तो ये साइंस के विद्यार्थियों के लिए है, जो फिजिक्स से है, केमिस्ट्री से है, मैथमेटिक्स से है, ठीक है ना, एक दो और भी सब्जेक्ट इसके अंदर हैं, तो सिर्फ वही विद्यार्थी हैं वो यहाँ से MSc। आर्ट का विद्यार्थी वो यहाँ से MSc नहीं कर सकता, IIT से NIT से नहीं कर सकता है। तो ये आपके पास फैसिलिटी, आप ये चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। इट इज़ ए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इन 7 टेस्ट पेपर, यानी 7 पेपर होते हैं यहाँ पर। 7 पेपर का मतलब 7 सब्जेक्ट से है यहाँ पर, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, स्टेटिस्टिक के अलावा इकोनॉमिक्स भी शायद होना चाहिए। 7 टॉपिक है यहाँ पर एट द अंडर ग्रेजुएट लेवल। टेस्ट पेपर के अंदर आपके पास MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल सिलेक्टेड क्वेश्चन एंड न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन, जो आपके JEE में होते हैं, सिंगल आंसर करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट और NAT, 3 टाइप के क्वेश्चन हैं वो इसके एग्जाम में आते हैं, उस टेस्ट पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। कैंडिडेट में अपीयर इन 1 और 2 टेस्ट, यानी कैंडिडेट है वो 1 या 2 टेस्ट में अपीयर हो सकता है। जैसे मैथ से वाला स्टूडेंट है वो मैथ्स और स्टैटिक्स दोनों ले सकता है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है फॉर 2 टेस्ट पेपर मैथ्स वाला फिजिक्स भी दे सकता है, कि आपकी BSc में आप PCM पढ़ते हो तो आप मैथ में भी दे सकते हो, फिजिक्स में दे सकते हो, केमिस्ट्री में दे सकते हो, लेकिन आपको एटमोस्ट 2 पेपर में ही आप एक साथ एलिजिबल हो सकते हो।
लेकिन आपको ध्यान रखना है, फॉर टू टेस्ट पेपर द सेकंड पेपर मस्ट बी केयरफुली सिलेक्टेड टू अवॉइड सेशन क्लैश। यानी होता क्या है कि 3 पेपर सुबह है, 3 पेपर या 4 पेपर शाम को होते हैं, तो आपको इस प्रकार चूज करने हैं, एक पेपर आप सुबह दे दो, एक पेपर शाम को दो। अगर सुबह वाले दोनों आपने एक साथ चूज कर लिए हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ एक ही पेपर है वो दे पाओ। तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। कैंडिडेट इन मेरिट लिस्ट आर एलिजिबल फॉर एडमिशन टू अराउंड 3000 सीट, लगभग 3000 सीट हैं इन वेरियस पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम एट IITs। 3000 के आसपास IIT के अंदर सीट है, उसके अलावा NIT से भी एडमिशन, NIT के अंदर भी एडमिशन है वो आपको IIT JEM के स्कोर के आधार पर मिलता है, ठीक है ना। तो लगभग 3000 सीटें हैं वो IITs के अंदर है, तो ये भी आपको पता होना। तो ये था IIT JEM 2024 के बारे में मोटी मोटी चीज। एग्जाम किस तरह से होता है, कितनी सीटें हैं, आप एक साथ कितने पेपर दे सकते हो और कहाँ कहाँ पर आप एडमिशन ले। तो उम्मीद है आपको ये चीज तो समझ में आ गई कि IIT JEM क्या है और यहाँ से हम क्या क्या चीजें। नेक्स्ट आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि सर ये तो ठीक है कि MSc करवाती है, MSc MTech करवाती है, लेकिन इसके अंदर अप्लाई कौन कौन कर सकता है, हु कैन अप्लाई। तो अप्लाई करने के यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीट एन अंडर ग्रेजुएट डिग्री और करंटली स्टडीइंग इन द फाइनल ईयर ऑफ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर JEM 2024 एग्जामिनेशन। यानी जो विद्यार्थी BSc कर चुका है या जो विद्यार्थी BSc के फाइनल ईयर में है, वो विद्यार्थी 2024 का जो JEM का पेपर है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी फाइनल ईयर में हो या फाइनल ईयर कंप्लीट कर चुका हो, तो वो दोनों ही विद्यार्थी हैं वो JEM 2024 का पेपर के लिए एलिजिबल हैं या अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद मैं बात करूं यहाँ पर आपके पास, तो नेक्स्ट है हु इज एलिजिबल फॉर एडमिशन। ये तो था कि अप्लाई कौन कर सकता था, अब एडमिशन के लिए कौन एलिजिबल है, ये चीजें यहाँ पर आपको देखनी है। तो कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन JEM 2024, यानी 2024 का पेपर आपको क्वालिफाई होना चाहिए, वही आप क्या हो सकता है, एलिजिबल हो सकता है टू अप्लाई फॉर एडमिशन टू एकेडमिक प्रोग्राम ऑफ एडमिटिंग इंस्टीट्यूट सब्जेक्ट टू सेटिस्फाइंग द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट। यानी ER क्या आपके पास एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है, कुछ आपकी डिग्री कब तक कंप्लीट होनी चाहिए, आपकी डिग्री पूरी हो जानी चाहिए, वो सारी आपको देखनी है। एंड मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन MEQS, यानी मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आप इसके अंदर एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल। उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। डिटेल ऑन एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट एंड एजुकेशन, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन आर अवेलेबल ऑन JEM 2024 की वेबसाइट। ये 2024 की वेबसाइट पे पड़ी हुई हैं, हालांकि हमने इसको यहाँ पर इंक्लूड किया है, तो उनके बारे में भी देखेंगे। एडमिशन शैल बी गिवन एज पर मेरिट, रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ सीट। तो यहाँ पर रिजर्वेशन का भी रोल रहता है, उसके अलावा आपकी जो मेरिट है वो क्या रहती है, उसके आधार पर आपको एडमिशन मिलता है ना। तो मेरिट का आधार पर ही यहाँ पर एडमिशन होता है, कोई इंटरव्यू नहीं है, डायरेक्ट रिटन एग्जाम होता है। यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो कब शुरू होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि ऑनलाइन एग्जाम है वो कब, इसके फॉर्म है वो शुरू हो चुके। तो इसका एग्जाम है वो 5 सितंबर को शुरू हुए थे, 5 सितंबर से शुरू है और 13 अक्टूबर को खत्म हो रही है। यानी 5 से 13 अक्टूबर तक आपको आपका एडमिशन करवाना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही आपके लिए, 5 सितंबर से शुरू हो चुके हैं और ये चलेंगे आपके 13 अक्टूबर। तो जो विद्यार्थी अभी BSc फाइनल ईयर में है या BSc कर चुके हैं और अच्छी जगह से MSc करना IIT वगैरह से, तो आपको फॉर्म है वो फिल कर देना। आपके पास ये गोल्डन चांस है, तो आपको इस समय के दौरान ही अप्लाई करना है। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है व्हेन, यानी कब। तो आपका एग्जाम कब होगा, एग्जामिनेशन डेट क्या है आपके पास, यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ संडे के दिन होगा और 11 फरवरी को, 11 फरवरी 2024 को। एक बात ध्यान में रखना आपको, IIT JEM का एग्जाम हर बार ही लगभग फरवरी मंथ के फर्स्ट या सेकंड वीक में होता है। तो अगर आप अभी सेकंड ईयर में हो और आगे की तैयारी करना चाहते हो तो अभी से तैयारी है वो शुरू कर दें, ताकि
नेक्स्ट टाइम जब आप फाइनल में होंगे तो आप IIT जैम का एग्जाम दें। फोरनून यानी दोपहर के अंदर पेपर होते हैं केमिस्ट्री का, जियोलॉजी का और मैथमेटिक्स, 3 पेपर तो आपके होते हैं फोरनून में। उसके बाद है आफ्टरनून, यानी ये होता है आफ्टरनून से पहले, और ये आफ्टरनून यानी दोपहर के बाद बायोटेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक और फिजिक्स, यानी 4 और 3। वहां पर वो बात कर रहा था ना 7 सब्जेक्ट, तो 7 सब्जेक्ट आपके ये हैं, 7 पेपर, 3 ये और 4 ये। तो 2 सब्जेक्ट अगर आपको लेने हैं या 2 सब्जेक्ट में आप अप्लाई करना चाहते हो, जैसे केमिस्ट्री में कर सकते हो और फिजिक्स में कर सकते हो, मैथ्स और मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में कर सकते हो, लेकिन आप एक साथ केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में नहीं कर सकते। अदरवाइज क्या होगा, आपका क्लेश हो जाएंगे, दोनों सुबह होंगे तो आप दे नहीं सकते हो। यानी 2 पेपर अगर चूज करने हैं तो आप एक सुबह वाला करो, एक शाम वाला, ताकि जो विद्यार्थी सीरियसली तैयारी करते हैं उनके लिए एक पेपर को तैयार करना भी काफ़ी चुनौतीपूर्ण कार्य है। तो मेरी सलाह आपको यही है, एक पेपर को आप अच्छे से तैयार करें, चाहे मैथ करें, चाहे केमिस्ट्री करें, चाहे फिजिक्स करें या स्टैटिस्टिक करें, कोई भी पेपर आप कर सकते हैं। ये 7 टॉपिक में आप क्या कर सकते हो, MSc कर सकते हो। रिजल्ट भी आप बता रखा है कि कब डिक्लेयर होगा, तो आपका एग्जाम 11 फरवरी को होगा, 24 मार्च को आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। 24 मार्च को आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद आपके लिए आपको 2-3 महीने का बीच में समय मिल जाता है, तब तक आपके जो एग्जाम हैं आपकी यूनिवर्सिटीज के BSc के वो कंप्लीट हो जाते हैं, और उसके बाद आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट जो बात आती है यहाँ पर आपके कि एप्लीकेशन फीस कितनी इसकी, तो फीस की हम बात करें तो एक टेस्ट पेपर अगर आपको देना है तो फीस अलग है, 2 टेस्ट में अप्लाई करते हो तो उसकी फीस अलग है। तो यहाँ पर हम देखें फीमेल कैंडिडेट है, SC ST या PWD यानी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, तो एक पेपर की फीस 900 रुपये, 2 पेपर की 1250। और जो कैंडिडेट अदर हैं, इनके अलावा जो भी कैंडिडेट है जनरल कैटेगरी के हैं या OBC कैटेगरी के हैं, उनकी फीस है डबल, यहाँ पर 1800 और इसकी डबल है 2500, ये इसकी फीस है। और इसके बाद हम बात करें तो नेक्स्ट चीज है आपके पास पैटर्न ऑफ टेस्ट पेपर। ये इंपॉर्टेंट है कि टेस्ट पेपर का जो पैटर्न है वो क्या रहेगा। तो अगर आप सीरियसली तैयारी करना चाहते हो, 2 चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक तो पैटर्न क्या रहता है, दूसरी चीज इसका सिलेबस है वो क्या है। अगर हम पैटर्न की बात करें तो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT टेस्ट, 3 आवर का आपके पास टाइम रहेगा, 3 घंटे का, और देर विल बी टोटल 60 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन होंगे, और टोटल है वो 100 मार्क्स का होगा, यानी 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा, 60 आपको क्वेश्चन करने हैं, 3 घंटे का आपका टाइम है, और पेपर है वो ऑनलाइन मोड में होगा। सबसे पहले सेक्शन ए है, सेक्शन ए के अंदर हम बात करें तो 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 30 क्वेश्चन आपके ए पार्ट में होंगे, जिनमें से 10 क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स का होगा, 20 क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स के होंगे। बात करूं ए पार्ट की, अगर मैं बात करूं ए पार्ट की तो इसमें टोटल 30 क्वेश्चन है, इसमें से 10 है वो 1 मार्क्स का होगा, और 20 है वो 2 मार्क्स के होंगे। ये आपके पास हो गए 10 मार्क्स का, और ये आपके पास 40 मार्क्स, यानी 50 मार्क्स का आपके पास ए पार्ट आएगा। दूसरी बात हम बात करें सेक्शन बी के अंदर आपके क्वेश्चन होंगे वो होंगे मल्टीपल सिलेक्टेड क्वेश्चंस, यानी एक से ज्यादा करेक्ट ऑप्शन होंगे, और ये आपके पास 10 क्वेश्चन होंगे। कितने होंगे, 10 क्वेश्चन होंगे। और यहाँ पर आपके पास डिफरेंस, ये बोला कि MSQ और MCQ में क्या डिफरेंस है। MCQ तो होता है एक ऑप्शन करेक्ट हो, और MSQ में एक से ज्यादा ऑप्शन है वो करेक्ट हो सकते हैं। सेक्शन सी की हम बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास कंटेन ए नंबर ऑफ 20 न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, यानी NAT। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन नहीं मिलेंगे, इसकी जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो आपको वहां पर लिखनी पड़ेगी। तो ये आपके पास 20 क्वेश्चन होंगे। तो बी पार्ट में मैं बात करूं तो 10 क्वेश्चन है, और सी पार्ट में मैं बात करूं तो यहाँ पर भी आपके पास 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन होंगे सर, 20 + 10 + 30 60 आपके पास कितने हो गए क्वेश्चन हो गए, 60 आपके पास क्वेश्चन हो गए हैं। और NAT आपके 2 मार्क्स के होंगे, 2 हो गए हैं, गुना 2 40 50 90, और आपके पास ये आपके पास हो जाएगा, फिर क्या बचा 2 मार्क्स के आपके पास ये हो जाएंगे, 2 मार्क्स के आपके पास ये हो जाएंगे।
तो गुणा 2 यानी कि ये तो आपके ज़्यादा हो जाएंगे इस प्रकार। तो 10 क्वेश्चन 1 मार्क्स के, ठीक है। 20 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, 20 दूनी 40, 10 50, 50 और 20 से 70 और 40 110। अच्छा, यहाँ पर लिखा 10 है वो 1 मार्क्स का होगा और 10 है वो 2 मार्क्स के होंगे। यहाँ पर आपके पास 10 गुणा 1 और 10 गुणा 2, ये 10 आपके पास 20 यानी कि 30 मार्क्स। तो फर्स्ट पार्ट है वो 50 मार्क्स का होगा, बी पार्ट है वो 20 मार्क्स का होगा और सी पार्ट है वो आपका 30 मार्क्स का होगा। यानी 10 क्वेश्चन है वो 1 नंबर के होंगे और 20 क्वेश्चन है वो आपके 10 क्वेश्चन है वो 2 नंबर के। तो इस प्रकार आपका पेपर का पैटर्न रहेगा। एक चीज और ध्यान में रखनी आपको कि पैटर्न ए है, नेगेटिव मार्किंग की हम बात करें तो यहाँ पर इन ऑल सेक्शन क्वेश्चन नोट अटेम्प्ट विल बी रिजल्ट 0 मार्क्स, लेकिन सेक्शन ए में आपके पास रॉन्ग आंसर रिजल्ट है वो नेगेटिव मार्किंग है ये पार्ट में, और 1/3 है। कितनी है? 1/3 है आपके। अगर हम बात करें सेक्शन बी की तो वहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर हम बात करें पार्ट सी की तो वहां पर भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यानी पार्ट ए के अंदर नेगेटिव मार्किंग है, जबकि बी और सी पार्ट में वहां पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं। अगर आप क्वेश्चन गलत करते हो तो भी आपके मार्क्स से नहीं करते। आपको हम दोबारा देखें, यहाँ पर थोड़ी सी बात करें तो 3 पार्ट होंगे, ए पार्ट, बी पार्ट और ए पार्ट में आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं? यहाँ पर ए पार्ट में 30 क्वेश्चन है, टोटल 30 क्वेश्चन है। 10 आपके पास 1 नंबर के हैं और 20 आपके पास 2 नंबर के। ये आपके पास 10 हो गए हैं और ये आपके पास 40 हो गए। 10 मार्क्स के और 20 है वो आपके 2 मार्क्स के, 40। अगर हम बात करें बी पार्ट में 10 क्वेश्चन होंगे और ये 2 मार्क्स के होंगे तो आपके पास 10 दूनी 20। और हम बात करें सी NAT में 20 क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और 10 क्वेश्चन आपके पास 2 मार्क्स के, तो ये 10 हो गए ये आपके पास। तो टोटल 50, 70 और 30 100 मार्क्स के आपके पास क्वेश्चन। इसमें नेगेटिव मार्किंग है और 1/3 है, जबकि यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग है। ये आपके लिए पूरा पैटर्न है। अब आपको क्या करना, अपना अपना सिलेबस है वो आपको साइट से मिल जाएगा, या मैं इसका सिलेबस है जो आपका टेलीग्राम चैनल है राजेरा एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स, राजेरा एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स, यहाँ पर मैं इसका सिलेबस है वो अपलोड कर दूंगा। हालांकि मैंने पहले भी अपलोड किया है। इसी टेलीग्राम जो आपका चैनल है इसके फाइल में जाकर देखोगे तो आपको IIT JEM 2015 से लेकर लास्ट का जो एग्जाम है उसके सारे के सारे पेपर मिल जाएंगे विद आंसर की। अगर थोड़ा सा आप टाइम निकाल कर ये पेपर भी वहां से आप कलेक्ट कर सकते हो, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। हालांकि 2015-16 में तो थोड़े से आसान लेवल के क्वेश्चन आते थे, अब क्वेश्चंस का लेवल है वो काफी अच्छा आने लगा है, तो आपको अच्छे से तैयारी करनी। हम बात करें इसके सिलेबस, तो सिलेबस काफी आसान है, तो सिलेबस को भी देख लेते हैं एक बार। उससे पहले अगर आपको और इसके बारे में डिटेल देनी है कि कैसे अप्लाई करना है तो आप स्कैन कर सकते हो, या वेबसाइट है https://jem.it/m.ac.in, यहाँ पर आपको वेबसाइट पे विजिट करके आप सारी डिटेल है वो ले। IIT JEM के बारे में पूरी चीजें, IIT JEM है क्या चीज, का एग्जाम क्या क्या है, कौन एलिजिबल है, कौन एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकता है, एग्जाम कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, पेपर का पैटर्न क्या है, वो सारी की सारी चीजें हैं वो यहाँ पर हमने एक्सप्लेन की। अब हम देखें थोड़ा सा कि इसका सिलेबस की बात करें, मैथमेटिक्स की सिलेबस की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सिलेबस है वो काफी छोटा सिलेबस है। यहाँ पर हम देखें थोड़ा सा, तो मेन टॉपिक है जो यहाँ पर आता है वो क्या है, रियल एनालिसिस का। रियल एनालिसिस में आपके पास सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर, जो आपकी बुक लगती है सेकंड ईयर में, अगर मैं राजस्थान की बात करूँ, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, ये आपके पास रियल एनालिसिस वाला पार्ट है। इसके अलावा मल्टी वेरिएबल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन,
यानी दो और दो से अधिक वेरिएबल के फंक्शन की लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, जब मैं बोलूँ फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल है उनके बारे में आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद है इंटीग्रल कैलकुलस, आपके पास इंटीग्रल कैलकुलस यानी इंटीग्रेशन के बारे में है। उसके बाद आपके पास है डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण, और आपके पास लीनियर और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा वाला पार्ट, जब मैट्रिक्स है, फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस और ग्रुप। यानी मोटा मोटा हम देखें तो भाई लीनियर अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, दो बुक आपके पास यहाँ पर है। डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रल कैलकुलस और फंक्शन ऑफ 2 और 3 वेरिएबल, तीन छोटे छोटे टॉपिक यहाँ पर मिलेंगे और एक टॉपिक आपके पास यहाँ पर। आप चाहो तो दो में बांट सकते हो, सीक्वेंस एंड सीरीज, और दूसरा आपके पास फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल। छोटे छोटे टॉपिक हैं। हालांकि 2 साल पहले तक वेक्टर अलजेब्रा भी यहाँ पर शामिल था, तो मैं बोलूँ वेक्टर कैलकुलस वो भी यहाँ पर शामिल था, लेकिन अब हटा दिया गया है। तो सिलेबस काफ़ी छोटा है, लेकिन क्वेश्चन है वो काफ़ी डीपली पूछे, इसका भी आपको ध्यान में रखना। एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि इसका पेपर IIT JEM का पेपर है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। ज़्यादातर समस्या राजस्थान के विद्यार्थियों को रहती है, वो लैंग्वेज को लेकर रहती है, तो इसका पेपर है वो इंग्लिश मीडियम में ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान। तो ये आज कुछ इंफॉर्मेटिव सूचना थी कि 13 अक्टूबर आने वाले हैं, तो आप अभी से इसका फॉर्म फिल कर दीजिए अगर आपको MSc अच्छी जगह से करनी है। इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, या आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं 8003089900, या आपका जो अभी टेलीग्राम चैनल था राजेरा एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स, वहाँ पर भी आप मैसेज करके आप इसके बारे में सूचना ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।